जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूं। दोस्तों, हम अपने कंपनी लॉ के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और पढ़ने की कोशिश करते हैं या समझने की कोशिश करते हैं कि शेयर्स के चैप्टर को हम पढ़ रहे थे और उसी को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, अपने चैनल में मैंने अभी तक क्या डाला है। लेक्चर 52 देख सकते हैं आप। लेक्चर 52 मैंने इनकम टैक्स का डाला है, अभी कल की बात है। और कंपनी लॉ में कितने डाल चुका हूँ मैं। कंपनी लॉ में 42 लेक्चर्स हैं, इस हिसाब से 52 + 42, 2 2 4 और 5 4 9, मतलब 94 लेक्चर्स मैं अभी तक अपलोड कर चुका हूँ। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि इस वाले मंथ में रेगुलर क्लासेस अपलोड होंगी, डेली क्लासेस अपलोड होंगी, तो मैंने उसको कोशिश की है उस प्रॉमिस को पूरा करने की। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने भी उन सारे लेक्चर्स को पढ़ा होगा, समझा होगा। और अब हम अपने कंटिन्यू करते हैं आज के टॉपिक को। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। दोस्तों, मैंने पहले भी बोला है कि किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए आप उसका जो मेन हेडिंग है, मतलब ये कि हेडिंग ही ऐसा होना चाहिए कि हेडिंग को पढ़ के एकदम से माइंड में हिट हो जाए वो चीज़ कि यार ये किस चीज़ के बारे में होगी। अब जैसे देखो, इसका हेडिंग पढ़ने के बाद ही पता लग रहा है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, मतलब इतना तो पता है। जनरल सेंस मेरा या फिर जनरल नॉलेज की भी बात करूँ तो एम्प्लॉय से रिलेटेड है ना। स्टॉक जो है जनरली शेयर्स का ही दूसरा नाम है। तो मतलब ऐसे शेयर्स जो एम्प्लॉय को दिए जा रहे हैं। अब ऐसा कौन सा स्कीम है जिसमें एम्प्लॉय को शेयर्स दिए जा रहे हैं, वही हम देखने जा रहे हैं। तो सर, एम्प्लॉय कौन होगा कंपनी का? क्या डायरेक्टर भी एम्प्लॉय होता है? बिल्कुल होता है, डायरेक्टर तो एम्प्लॉय होगा ही। अच्छा, और एम्प्लॉय जैसे कोई भी बंदा काम कर रहा है, मैं काम कर रहा हूँ किसी कंपनी में, तो मैं तो एम्प्लॉय हूँ ही। और सर, किसी ऑफिसर को भी हम एम्प्लॉय बोल सकते हैं, बिल्कुल। तो वही सारी चीज़ें हैं। थोड़ा सा हमने जनरल नॉलेज ले लिया कि इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। वो शेयर्स जो एम्प्लॉय को अलॉट होते हैं, इशू होते हैं, तो वो देख लेते हैं। जैसे कि देखो, कंपनीज एक्ट 2013, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, इसको क्या बोलते हैं? ESOP। ये एक ऑप्शन दिया जाता है। क्या है ये? ऑप्शन दिया जा रहा है, ले या ना ले उसके ऊपर है। ऑप्शन दिया जा रहा है किसको? डायरेक्टर्स को, वो भी एम्प्लॉय है। ऑफिसर को, वो भी एम्प्लॉय है। और एम्प्लॉय ऑफ ए कंपनी, या फिर उस कंपनी की होल्डिंग कंपनी को, सब्सिडरी कंपनी को, या एक से ज़्यादा कंपनीज को। जहां भी वो बंदा डायरेक्टर, ऑफिसर और एम्प्लॉय जो काम कर रहा है, उसके बेनिफिट के लिए उसको क्या दिया जा रहा है? राइट टू परचेज और टू सब्सक्राइब फॉर शेयर ऑफ द कंपनी एट अ फ्यूचर डेट एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस। मतलब ये कि फ्यूचर में जाके चाहे उस शेयर्स की वैल्यू 500 रुपये की हो जाए, लेकिन आज तुम्हें ऑप्शन दिया जा रहा है, आज तुम्हें राइट दिया जा रहा है कि तुम इस शेयर को 50 रुपये में खरीदोगे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? शेयर ऑफ द कंपनी एट अ फ्यूचर डेट एट प्री डिटरमाइंड प्राइस। पहले से ही प्राइस को डिटरमाइन कर दिया कि ये जो शेयर है वो 50 रुपये में ही तुम ले सकते हो। तो ये छोटा सा और आसान सा डेफिनेशन था इसका, आपको समझ में आ गया कि सर, कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जो डायरेक्टर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, ऑफिसर्स लोग हैं, उनको एक राइट दे दिया जाता है कि फ्यूचर में तुम आज जो डिसाइड कर लेते हैं हम प्राइस, इसी पे ये शेयर तुम खरीद सकते हो। तो क्या आप इस कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है तो क्या आपको ESOP मिलेगा? ESOP आपको मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि आप एम्प्लॉय हो नहीं। अगर मैं एम्प्लॉय हूँ तो मुझे ESOP मिलेगा। लेकिन सर, तो क्या मैं अगर एम्प्लॉय नहीं हूं तो क्या मैं शेयर नहीं ले सकता उस कंपनी के? बिल्कुल ले सकते हो। आप नॉर्मल मार्केट में जाओ, स्टॉक एक्सचेंज से ले लो, परचेज कर लो, है ना। लेकिन वो ईसोप नहीं कहलाएगा। वो आपको फिर 50 रुपये में नहीं मिलेगा, वो आपको कितने में मिलेगा? 500 रुपये में। तो ये था ईसोप की डेफिनेशन। लेकिन सर, अगर ईसोप वाले जो शेयर्स हैं, अगर वो इशू करना चाहती है एम्प्लॉय को कंपनी, तो क्या करना पड़ेगा? इसको एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा कंपनी को, कुछ कंडीशंस के साथ। और स्पेशल रिजोल्यूशन जो है वो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, और जो भी स्पेशल रिजोल्यूशन है, स्पेशल रिजोल्यूशन और ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन में अंतर ये है कि ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन मतलब सामान्य,
कहीं भी छोटी मोटी कंपनी ऑर्डनरी रेजोल्यूशन करके अपना काम चला लेगी, लेकिन स्पेशल रेजोल्यूशन में एक लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर्स होल्डर्स को बुलाना होता है, उनकी भी भागीदारी चाहिए होती है, पार्टिसिपेशन चाहिए होता है। इसीलिए छोटी कंपनीज को, जैसे प्राइवेट कंपनी को यहाँ पे बोल दिया भाई ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन करो और अपना काम कर लो, लेकिन प्राइवेट कंपनी के तो शेयर्स वैसे भी मार्केट में नहीं बिकते, उनको तो पब्लिक का पैसा उसमें लगा ही नहीं है, तो इतनी क्यों टेंशन लेना। टेंशन तो वहाँ है ना जहाँ पे हम जैसे लोगों का, आप जैसे भोले भाले लोगों का पैसा लग जाता है जिस कंपनी में, वहाँ कोई फ्रॉड ना हो जाए। तो मेरा पैसा, आपका पैसा डूब सकता है, लेकिन प्राइवेट कंपनी में हमें राइट ही नहीं है, हम शेयर खरीद नहीं सकते, तो क्यों इतना सोचना। वहाँ तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन करो भैया, तुम 3-4 बंदे मिलके प्राइवेट कंपनी चला रहे हो, कर लो जो भी करना है, शेयर खरीदना है, बेचना है, ईसॉप अलॉट करना, हमें क्या लेना देना है ना। तो ये हमने देख लिया। अब आगे चलते हैं। सेपरेट रिजोल्यूशन फॉर ग्रांटिंग ऑप्शन टू एम्प्लॉय ऑफ होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी ईटीसी। मतलब अगर होल्डिंग और सब्सिडरी का कॉन्सेप्ट मैंने पहले भी समझाया, अब फिर से भी एक बार रिमाइंड करा देता हूँ। होल्डिंग वो होती है जिसको मदर बोल सकते हैं, है ना। जैसे किसी माँ के अगर 4 बेटे हैं तो माँ को आप होल्डिंग बोल सकते हो और उनके बच्चों को क्या बोलोगे, सब्सिडरी। ठीक है। वो बात अलग है कि आजकल की माँ का जो अपनी सब्सिडरी में 51% से शेयर का हिस्सा कम रहता है अपने बच्चों में, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत तेज हैं। लेकिन कंपनी में होल्डिंग कंपनी जो मदर कंपनी है, जो उनकी सब्सिडरीज कंपनी मान लेते 4 है ABCD, तो उनमें 51% से ज़्यादा की शेयर होल्डिंग उसकी होती है। ठीक है, इसीलिए वो उसके क्या कहलाते हैं, सब्सिडरी कंपनी। तो ये हमने देखा। ऐसे केस में आपको सेपरेट रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, बस आप इतना ही याद रखो, इतना बहुत है। नाउ आगे चलते हैं। वेरिंग द टर्म्स ऑफ ईसॉप रिक्वायर्स स्पेशल रेजोल्यूशन। मतलब ईसॉप में अलग अलग टर्म्स कंडीशन होंगी, जो भी अलग अलग टर्म्स कंडीशन होंगी उनके लिए क्या जरूरत है, इस स्पेशल रेजोल्यूशन। ईसॉप के शेयर्स में जो भी टर्म्स एंड कंडीशन रहेंगी, या उसमें कोई वेरिएशन कर रहे हो, उस वेरिएशन के लिए कुछ चेंज करना चाहते हो, कोई पॉलिसी में चेंज ला रहे हो, कोई टर्म्स एंड कंडीशन में चेंज ला रहे हो, वेरिएशन ला रहे हो, तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। इतना याद रखो बस, ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। नाउ ये क्या है, मिनिमम 1 ईयर वेस्टिंग पीरियड। मतलब ये जो ऑप्शन जिस दिन दिया जा रहा है, और वेस्ट मतलब ये आपको राइट दे दिया, तो कम से कम 1 साल के अंदर अंदर ये चीज आप अपने राइट को एक्सरसाइज कर लो। देयर शैल बी मिनिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर। मतलब ये इन दैट कंपनी केस ऑप्शन आर इशूड बाय अ कंपनी अंडर दिस एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन इंस्टेड ऑफ ऑप्शंस kept by the same individual. Another company employee stock option scheme which has merged or amalgamated with the first mentioned company, the period during which the option granted by the merging or amalgamating company were held by him shall be adjusted against the minimum vesting period required under this clause. मतलब कोई कंपनी ने अगर राइट शेयर दे दिए या ईसॉप इशू कर दिया और फिर वो बाद में मर्जर हो रही है किसी और कंपनी के साथ, तो उस कंपनी को 1 साल के अंदर अंदर वो सारे शेयर्स, कम से कम 1 साल तक तो उस कंपनी के शेयर्स रखने ही पड़ेंगे उन बंदों को जो यहाँ पे शेयर लेंगे ईसॉप में। अगर मान लो कि उस कंपनी का मर्जर किसी और के साथ नहीं होता, अमलगमेशन किसी और के साथ नहीं, तो जो जिस बंदे को ईसॉप शेयर मिला है, राइट मिला है, उस बंदे के पास वो शेयर होते। लेकिन अमलगमेशन के बाद तो शेयर सारे ट्रांसफर हो जाते नई कंपनी को, तो वहाँ भी कम से कम 1 साल तक इन बंदों के पास तो शेयर्स रहेंगे ही। नाउ कंपनी हैज फ्रीडम टू स्पेसिफाई लॉक इन पीरियड। मतलब ये कंपनी लॉक इन पीरियड भी डिसाइड कर सकती है, भैया जिसको शेयर्स दिए जा रहे हैं, जो बंदा शेयर्स ले रहा है, उसको 1 साल में नहीं बेच सकता है, 2 साल में नहीं बेच सकता है, 3 साल में। क्योंकि क्या होगा ना कि जैसे आपने एम्प्लॉय को दे दिया 50 रुपये में शेयर, वो तो अगले दिन जाके 500 रुपये में बेच देगा। लेकिन ऐसे केस में कंपनी क्या करती है, ऐसे केस में कंपनी लॉक इन पीरियड फिक्स कर सकती है कि भाई 2 साल तक तुम नहीं बेच सकते। नाउ नो राइट ऑफ डिविडेंड और वोटिंग टिल एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन। मान लो कि राइट तो हो गया, मैं एम्प्लॉय हूँ, मुझे राइट मिल गया कि आप ईसॉप ले सकते हैं, मैंने वो राइट यूज़ नहीं किया, मैंने बोला यार मेरे पास तो 50 रुपये भी नहीं है, मैं तो शेयर खरीद ही नहीं सकता, तो ज़रूरी थोड़ी ना, ऑप्शन ही तो है, मैं ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं कर रहा। तो भाई जब आपने ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करी है, तो आपको जब शेयर्स मिले नहीं है, जब शेयर्स मिले नहीं तो वोटिंग राइट कहाँ से आ गए आपके, क्योंकि वोटिंग राइट तो उसी को होता है जो शेयर होल्डर होता है ना। तो जब तक आप उस ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करते, जब तक आपको वो शेयर्स मिल नहीं जाते, तब तक आपके पास कोई वोटिंग राइट नहीं रहेगा। वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। आगे चलते हैं। फॉर फीचर और रिफंड। मतलब अगर पूरे पैसे नहीं दिए तो फॉरफिट कर लेंगे शेयर्स, और अगर शेयर्स नहीं मिले और पैसे अगर आपने दे रखे हैं तो रिफंड कर दिया जाएगा। देखो, अगर ऑप्शन इज नॉट एक्सरसाइज बाय द कंपनी
विद इन द एक्सरसाइज पीरियड द अमाउंट में बी फॉरफिट। मतलब अगर ऑप्शन आपने एक्सरसाइज नहीं किया और राइट्स के लिए कुछ पैसे दे दिए तो वो सारे फॉरफिट हो जाएंगे। द अमाउंट विल बी रिफंडेड टू द एम्प्लॉय इफ द ऑप्शन आर नॉट वेस्टेड ड्यू टू नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन और वेस्टिंग ऑप्शन एज पर द। मान लो कि हम एम्प्लॉय से पैसा भी ले लिया लेकिन कंपनी की वो कंडीशन कुछ फुलफिल नहीं हो पाई और वो ESOP इशू नहीं कर पाई, तो फिर रिफंड मिल जाएगा उन लोगों को। वही चीज़ है। आगे चलते हैं। कंडीशन रूल 12(8) states the following condition: the option granted to employee shall not be transferred to another person। मतलब जो ऑप्शन जिस एम्प्लॉय को मिला है वो ट्रांसफरेबल नहीं है, किसी और को वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, मतलब वो अपने भाई बहनों को नहीं कर सकता। द ऑप्शन ग्रांटेड टू द एम्प्लॉय शैल नॉट बी प्लेस हाइपोथेटिकेटेड मॉर्गेज और अदरवाइज इनकम्बर्ड और एलिएनेटेड इन एनी अदर मैनर। मतलब ये कि जो ऑप्शन मिल रहा है जिस बंदे को, वो उसको किसी को दे भी नहीं सकता या इसको किसी तरीके से कहीं पे जब्त नहीं करवा सकता, मॉर्गेज पे उसके अगेंस्ट कहीं से पैसा नहीं ले सकता, किसी को प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता उनसे। नाउ नो पर्सन अदर देन एम्प्लॉय टू होम द ऑप्शन इज ग्रांटेड शैल बी एंटरटाइल्ड द एक्सरसाइज द ऑप्शन। वो तो पहले ही बता चुका हूँ भाई, एम्प्लॉय के अलावा मेरे और आपके पास हो ही नहीं सकता। अगर आप एम्प्लॉय नहीं है, मैं एम्प्लॉय नहीं हूँ, तो मेरे पास कोई राइट नहीं है ये एक्सरसाइज करने का, इस ऑप्शन को लेने का। नाउ डेथ, परमानेंट डिसेबिलिटी, रेजिग्नेशन ऑफ एम्प्लॉयज हु आर ग्रांटेड विद ऑप्शन। जिसने ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया या जिसको ऑप्शन मिला है, अगर उसकी डेथ हो जाती है, परमानेंट डिसेबल हो गया या फिर रिजाइन कर देता है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे? जब एम्प्लॉय की डेथ हो, जब वो सर्विस में है, तो सारे के सारे जो राइट्स हैं, जो इसको ऑप्शंस मिले हैं, वो उसके लीगल हायर्स को दे दिया जाएगा या फिर नॉमिनीज को मिल जाएगा। ठीक है, वो तो आप नॉर्मल बैंक अकाउंट भी खुलवाओ तो उसमें नॉमिनी का नाम डालना पड़ता है, भाई आपके अकाउंट में कुछ पैसे अगर रहते हैं और कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है तो वो उनको दे दिया जाएगा। इन द इवेंट ऑफ द एम्प्लॉय एक्सपीरियंस ऑफ परमानेंट इनकैपेसिटी, अगर एम्प्लॉय परमानेंट इनकैपेसिटी में चला गया, डिसेबल हो गया, हाथ पैर उसके ख़त्म हो गए, टूट गए, वो किसी काम का रहा नहीं और वो सर्विस के दौरान है, तो जिस दिन उसको ऑप्शन दिए गए हैं, जिस दिन उसको परमानेंट हो गए, तो वो सारे के सारे उसको मिल जाएंगे। मतलब ये कि ये नहीं कि अब वो बंदा उस लायक नहीं रहा तो उसको वो शेयर्स नहीं मिलेंगे, मिल जाएंगे। अगर वो रिजाइन कर देता है या टर्मिनेशन हो रही है एम्प्लॉयमेंट के, तो जितने भी ऑल ऑप्शंस नॉट वेस्टेड इन द एम्प्लॉय एज ऑन डेट शैल एक्सपायर। मतलब उस दिन तक, जिस दिन उसने रिजाइन किया, उस दिन तक अगर कोई ऑप्शंस थे उसके पास और उसने एक्सरसाइज नहीं किया था, तो उसके पास शेयर्स जितने भी वो राइट हैं वो खत्म हो जाएंगे। आपने रिजाइन कर दिया, आप टर्मिनेट हो रहे हैं, तो आपके पास ऑप्शंस थे वो शेयर्स खरीदने के, लेकिन आपने नहीं खरीदे, तो अब वो ऑप्शंस एक्सपायर हो गए आपके, अब आप कुछ नहीं कर सकते। तो सर क्या ऐसे शेयर्स होल्डर को, जो ऐसे एम्प्लॉय जिनके पास ऑप्शन था ESOP में शेयर खरीदने का, अगर कोई खरीद लेता है तो क्या रजिस्टर में मेंटेन होगा? रजिस्टर में ऐसे बंदों का नाम लिखा जाएगा। यस, रजिस्टर ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन मेंटेन किया जाएगा, उसका फॉर्म नंबर SH6 है, वो कंपनी द्वारा मेंटेन किया जाएगा और उसकी इंफॉर्मेशन भी किसी को दी जा सकती है। चलो जी, लिस्टेड कंपनीज हैव टू कंप्लाई विद सेबी गाइडलाइंस। अगर कोई लिस्टेड कंपनी है तो उसको सेबी के गाइडलाइंस भी इशू माननी पड़ेंगे। लिस्टेड कंपनी वही जिसमें हम जैसे आप जैसे लोग शेयर्स खरीद सकते हैं। प्राइवेट कंपनी में तो सेबी की बात ही नहीं आएगी। जहाँ पे लिस्टेड कंपनी, जहाँ पे पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व हो जाता है, वहाँ पे सेबी आ जाता है। सेबी एक रेगुलेटिंग अथॉरिटी है जो हम जैसे इन्वेस्टर्स को बचाने के लिए, कि भाई कोई कंपनी हमारे साथ धोखा ना कर दे, उसको बचाने के लिए सेबी है। कंप्लेन कर सकते हैं हम सेबी में। तो यही है कि अगर कोई लिस्टेड कंपनी जो है उसको सेबी के गाइडलाइंस भी मानने पड़ेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ सिक्योरिटीज टू एम्प्लॉयज थ्रू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। अगर ESOP में अब शेयर्स देना है तो उसका प्रोसीजर क्या है, कैसे दे सकते हैं? तो सबसे पहले तो भैया मीटिंग बुलाओ, बोर्ड मीटिंग करो। क्या करो आप? बोर्ड मीटिंग करो, अप्रूवल लो जनरल मीटिंग से, नोटिस दे दो आप, उसमें अप्रूवल ले लो कि भैया स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू हम ये शेयर्स लाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी दो कि क्यों कर रहे हैं। फिर शेयर होल्डर से अप्रूवल ले लो स्पेशल रेजोल्यूशन में। प्राइवेट कंपनी के केस में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन बहुत है। नाउ सेकेंड, कंपनी को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आपने जो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट है, भाई क्यों, किस रीज़न से आप ये शेयर इशू कर रहे हो, वो डिस्क्लोजर होने चाहिए पूरे के पूरे, और रिजोल्यूशन में के नोटिस में मेंशन किया होना चाहिए, और ये सारे के सारे ROC में फाइल भी होंगे।
MGT 14 है विदिन 30 डेज। आप बस इतना याद कर लो या रख लो कि भैया एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट की डिस्क्लोजर होनी चाहिए और ROC में फाइल होना चाहिए। ठीक है, तो पहले पॉइंट में हमने देखा कि प्राइवेट कंपनी केस में ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन कर लो, पब्लिक कंपनी केस में स्पेशल रिजोल्यूशन करो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के साथ। दूसरे में हमने देखा एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट की डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है, उसके बाद हम फाइल कर देंगे ये सारी इन्फॉर्मेशन ROC को। नाउ थर्ड देख लेते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम में कंपनी जिसको ऑप्शन देना है अपने एम्प्लॉय को वो फ्री है, मतलब कि प्राइस वो खुद ही डिसाइड करेगी, कंपनी खुद ही डिसाइड कर ले कितने पैसे पे वो ऑप्शन दे रही है। ठीक है ना, वो देख लो, उसकी अकाउंटिंग पॉलिसी या अकाउंटिंग उसकी उसी हिसाब से हो जानी चाहिए। शेयर होल्डर्स कंसेंट, कंपनी अपने शेयर होल्डर से कंसेंट मतलब उसकी सहमति भी लेंगे स्पेशल रिजोल्यूशन के थ्रू। किसके थ्रू? स्पेशल रिजोल्यूशन के थ्रू, कि भैया सब्सिडरी एम्प्लॉय या होल्डिंग कंपनी के बंदों को भी ऑप्शन दे रहे हैं हम, इन बंदों को दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, किन किन एम्प्लॉयज़ को दिया जा रहा है, वो सारे के सारे आप अप्रूवल ले लो। नाउ स्पेशल रिजोल्यूशन के थ्रू कोई भी आप स्टॉक में जो भी जिस बंदे ने एम्प्लॉय ने एक्सरसाइज नहीं किया ऑप्शन या कोई वेरिएंस कर रहे हो, मतलब कोई कंडीशन में आप चेंज कर रहे हो, तो स्पेशल रिजोल्यूशन के थ्रू ही करोगे। फिर नोटिस भी पास करो कि भैया ये स्पेशल रिजोल्यूशन है, इस दिन ये नोटिस में सारा लिख दो कि ये टर्म्स थे जिसमें हमने चेंजेस कर दिए हैं। फिर है बिफोर ग्रांटिंग ऑप्शन और वेस्टिंग ऑफ ऑप्शन देयर शैल बी मिनिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर, मतलब 1 साल का वही जो मर्जर हो जाएगी कंपनी या एक दूसरे से अमलगमेट हो जाएगी, तो 1 साल तक तो कम से कम वहाँ के मर्जर होने के बाद भी मिलना चाहिए ऑप्शन अवेल करने के लिए। ऐसा नहीं कि आज ही राइट मिला और अगले दिन कंपनी मर्जर हो जाती है, मर्जर होने के बाद 1 साल का टाइम फिर भी होना चाहिए, वो अपने राइट को एक्सरसाइज करे, ऑप्शन को ले सकता है। और कंपनी के पास राइट है कि वो लॉक इन पीरियड रख सकती है, 1 साल 2 साल तक कोई बेच नहीं सकता इस टाइप से। और एम्प्लॉय के पास जो कोई भी एंटाइटलमेंट नहीं है, कोई राइट नहीं है कि वो डिविडेंड और वोट तब तक जब तक उसको, मतलब जब तक उसने शेयर्स ही नहीं खरीदे, ऑप्शन को अवेल नहीं किया, तब तक उसके पास कोई राइट नहीं है डिविडेंड लेने का, ना ही वोटिंग राइट रहेगा। तो ये सारे तो पॉइंट हमने ऑलरेडी देखे हुए हैं। फिर ये है द अमाउंट जो भी पेबल होगा एम्प्लॉयज़ एट द टाइम ऑफ ग्रांट ऑफ ऑप्शन, तो जो अगर वो पैसा नहीं देता तो फॉरफिट कर लेगी कंपनी, पूरे पैसे नहीं देते तो, और अगर पैसा ले लिया और उसको शेयर नहीं दिया तो फिर वो रिफंड भी हो जाएगा। तो ये हमने पहले भी पॉइंट पढ़ा हुआ था। फिर देख लेते हैं द ऑप्शन ग्रांटेड टू एम्प्लॉय कैन नॉट बी ट्रांसफर, ये एक किसी और को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, आप इसको हाइपोथेटिकेट मॉर्गेज नहीं, इसके अगेंस्ट लोन नहीं ले सकते, है ना। एम्प्लॉय के अलावा कोई ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं कर सकता, डेथ होने पर उसके लीगल हायर्स को मिल जाएगा, जो भी नॉमिनी है उसको मिल जाएगा। अगर परमानेंट इनकैपेसिटी हो गया तो जिस दिन हुआ है उसी दिन उसको दे दिया जाएगा सारे के सारे शेयर्स। ये सारे के सारे पॉइंट हम ऑलरेडी देख चुके हैं। रेजिग्नेशन और टर्मिनेशन हो जाए, तो जिस दिन आपने रिजाइन कर दिया, टर्मिनेशन हो गई है आपकी, तो उस दिन अगर आपने कोई शेयर्स ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किए थे तो आपके पास जो भी राइट थे शेयर्स खरीदने के वो एक्सपायर हो जाएंगे। ये हमने पहले भी देख लिया है। फिर जो भी डिटेल्स है वो डिस्क्लोज किया जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, सारी के सारी इन्फॉर्मेशन। फिर हमने देखा कंपनी को एक एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन की एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, रजिस्ट्रार को फाइल करना पड़ेगा सारी के सारे लिस्ट, फॉर्म नंबर SH6, मतलब रजिस्टर मेंटेन करना, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। फिर उसके बाद है कंपनी सेक्रेटरी और कोई भी बंदा है जो बोर्ड ने अप्रूव्ड किया है जिस बंदे को, वो सारे उस रजिस्टर को चेक भी करेगा, जनरली कंपनी सेक्रेटरी करते हैं, CS जो होते हैं। फिर एक बार एलोकेशन हो गई, शेयर्स मिल जाएगा, तो कंपनी को एक फाइल करना पड़ेगा रजिस्ट्रार के साथ, 30 दिन के अंदर अंदर बताना पड़ेगा कि हमारे इतने सारे बंदे हैं जिनको ये शेयर्स दिया गया है। शेयर सर्टिफिकेट, जिस बंदों को शेयर्स अलॉट हो गए हैं 2 महीने के अंदर अंदर शेयर सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे। और अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स की जो है डिटेल देनी पड़ेगी डिपॉजिटरी को इमीडिएटली, जो भी डिपॉजिटरीज हैं उनको अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स की डिटेल दे दी जाएगी। और जब कंपनी से इक्विटी शेयर्स हैं, अगर वो लिस्टेड है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, तो उनको सेबी की गाइडलाइंस भी माननी पड़ेगी। तो बहुत जनरल सी चीज़ें हैं, बस 1 से 2 बार आप पलट लोगे ना ये सारी चीज़ें तो आपको याद हो जाएंगी कि क्या क्या चीज़ें हैं। इस तरीके से हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फिनिश किया, ESOP एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, या एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान भी बोल सकते हैं। इस तरीके से हमने ये सारा का सारा ख़त्म किया।
अब अगले लेक्चर में मिलते हैं दोस्तों और कंटिन्यू करेंगे अपने शेयर्स के चैप्टर को। तब तक के लिए गुड बाय। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लो, अपने दोस्तों से भी शेयर करो। मैंने पूरा कंप्लीट सिलेबस पढ़ाया है और ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने छोड़ा हो। 1 to 1 वर्ड टू वर्ड मैंने पढ़ाने की कोशिश की। अगर फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो प्लीज़ मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।